नमस्कार। कक्षा 10 का आज हम छठा अध्याय देखेंगे जिसमें हम उद्योगों के बारे में बात करेंगे जो उत्पादन कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या चीज़ अनिवार्य है। तो सबसे पहले जो चीज़ अनिवार्य है वो ये है कि आपके पास कच्चा माल होना चाहिए। जब तक कच्चा माल या रॉ मटेरियल नहीं होगा आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहली चीज़ जो हमने देखी वो है कच्चा माल। दूसरी चीज़ जो है वो है मार्केट, आप उसको कहाँ बेचेंगे या कहाँ उसको फाइनली लेके जाएंगे। तो कच्चा माल और मार्केट दोनों की ज़रूरत आपको है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम उस उद्योग को रखें कि वो सही लागत पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें हमें मजबूत बनाने वाले क्या क्या तंत्र हैं। पहला तो हमें किसी भी प्रकार से बेरोजगारी हटानी होगी, गरीबी को हटाना होगा, कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज करना होगा, चीज़ों को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना होगा और ट्रेड को प्रमोट करना होगा। फिर हम बात करते हैं कि कहीं पर भी अगर हम उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे। जैसा कि हमने पहली बात कही, हम यहाँ पर कच्चा माल देखेंगे कि रॉ मटेरियल यहाँ पर आ सकता है या नहीं। कच्चे माल के पहुंचने के बाद दूसरी चीज हम देखते हैं मार्केट, मतलब किस जगह हम जिस चीज को बेचना चाह रहे हैं वो जगह वहां से कितना दूर है। निश्चित तौर पे अगर आप बना यहाँ रहे हैं और आप बेचना अमेरिका में चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि आप अपना जो रॉ मटेरियल है या तो उसको शिफ्ट करें या मार्केट को पास लाने की कोशिश करें ताकि आपकी लागत बराबर बन सके। ये हम वेबर्स मेथड से समझते हैं। वेबर ने अपना एक ट्रायंगुलेशन मेथड दिया था जिससे ये बताया था कि सबसे सही जगह कौन सी होगी किसी उद्योग के स्थापित होने की। वेबर के बाद स्मिथ, प्लैंडर की बहुत सारी थ्योरीज आई हैं जो हमने अलग अलग डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या चीजें जरूरी है। श्रमिक कहाँ होंगे। अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब बहुत ज्यादा श्रमिकों पे डिपेंडेंट है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि श्रमिक कितना दूर है, श्रमिक वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, कितना कैपिटल आपको वहां से मिल रहा है, पानी मिल रहा है या नहीं, ऊर्जा आ रही है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, संचार के साधन है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम उस समय ध्यान रखते हैं जब किसी भी उद्योग का निर्माण करते हैं। अब उद्योग को हम अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं या उसका विभेदन कर सकते हैं। पहला है कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे हम कह सकते हैं कि या तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बेस है जहां पर कृषि प्रधान चीजें यहाँ पर आ रही हैं, या खनिजों से चीजें आ रही हैं तो खनिज प्रधान उद्योग यहाँ पर बन सकता है। तो या तो कृषि प्रधान हो सकता है या खनिज प्रधान हो सकता है। फिर हम बोलते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर बहुत जरूरी हैं। या तो हम जो बेसिक इंडस्ट्री है, जैसे हम बोले हैं लोहा और इस्पात, तो लोहा और इस्पात बनाने के लिए हमें कोयला चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, तो ये सारा कच्चा माल यहाँ पर बेसिस है। दूसरी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जो कंज्यूमर ड्रिवन हो, जैसे घड़ी की इंडस्ट्री, तो हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री वहां पर केंद्रित हो जहां पर लोगों की डिमांड ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्रीज कुछ होती हैं। फिर एक और आधार पे हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं या विभेदित कर सकते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट, लागत कितनी है। छोटी इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है तो उसमें लागत कम होगी, बड़ा उद्योग है तो उसमें लागत ज्यादा आएगी। इसी तरीके से ओनरशिप में हम समझते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति का है, प्राइवेट है, पूरे जगह का है, पूरे समाज का है, पब्लिक है, या कोऑपरेटिव है, सब लोगों के मिले जुले एफर्ट्स है, जैसे अमूल कोऑपरेटिव एक एग्जांपल है। फिर हेवी इंडस्ट्रीज या लाइट इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज मेनली आपका लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज आपकी हेवी इंडस्ट्रीज में आएंगी और बाकी आपकी लाइट इंडस्ट्रीज होंगी। फिर आपकी एक और इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन जो हाल ही में जुड़ा है वो है हॉस्पिटैलिटी या सर्विस इंडस्ट्री, जो कि इन सभी कच्चे माल पर आधारित नहीं रहती हैं। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुल औद्योगिक जो आपका उत्पादन है उसका 14% है। उसमें लगभग हम बोलते हैं 35 मिलियन लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। 24% हमको फॉरेन एक्सचेंज से जो भी मिलता है वो टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग से आता है और ये जीडीपी के 4% को कंट्रीब्यूट करता है। शुरुआती तौर पे हमने सबसे पहले देखा था कि बॉम्बे में ये मिल्स स्थापित होना शुरू हुई और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र और गुजरात में व्यापक रूप से फैल गई।
बाद में जब हमने देखा सिंथेटिक फाइबर आया है तो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में जो रोजगार के अवसर हैं उसमें एक भारी गिरावट पाई गई थी। शुरुआती तौर पे हमने देखा जो वीविंग इंडस्ट्री है, जो चरखा उद्योग है, जो लघु उद्योग है, उसको भी भारी नुकसान हुआ था कॉटन मिल आने से। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति का एक सबसे पहला एग्जाम्पल था जो हमारे सामने आया। इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो धागे हैं, जो सूत है कपास के, वो एक्सपोर्ट होने लगे। जापान, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका ये मुख्य जगह थे जहां से ये एक्सपोर्ट होने लगे। और भारत में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्पिंडल प्रोडक्शन होने लगा। जूट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने पिछली कक्षा में भी ये समझने की कोशिश की थी कि जब भारत और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था तो जूट के उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए थे, जबकि सारे उद्योग भारत में रह गए थे। ये भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा झटका था। बाद में हमने देखा कि जूट प्रोडक्शन सेंटर्स भारत में भी आए और जूट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को नुकसान ना हो सके, जूट बोर्ड की स्थापना हुई। बांग्लादेश के बाद हम दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जूट के। इसमें हमें एक चीज जो समझनी होगी वो ये है कि इसकी लोकेशन सबसे अच्छी क्या होगी, जहां पर ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सकता है, जहां पर प्रोड्यूसिंग एरिया अच्छा है, श्रमिक सस्ते हैं, उन जगहों पे आप जूट स्थापित कर सकते हैं। जूट क्योंकि बल्कि होता है, आप उसको बहुत दूर नहीं ले जा सकते, आप उसको बहुत दूर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इस इंडस्ट्री में लगभग 2.5 लाख लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 40 लाख लोग इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सिंथेटिक फाइबर आने की वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है और बहुत सारा नुकसान भी इस इंडस्ट्री ने हाल ही में झेला है। जूट पॉलिसी के चलते बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, काफी सारा जूट प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट दिया गया और इसको एक एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री माना गया ताकि इसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके सिंथेटिक फाइबर के बनस्पत। फिर आता है आपका शक्कर की उद्योग। शक्कर का उद्योग मुख्यतः गुड़ और खंसारी उद्योग से चलता है। तो गन्ने का प्रोडक्शन जहां पर भी ज्यादा है, अब गन्ना क्योंकि बल्कि होता है, इसका कच्चा माल ही बहुत हैवी है, ये जो उद्योग है ये कच्चे माल के पास ही स्थापित होंगे। कच्चे माल को ले जाना, उसका यातायात ही बहुत महंगा हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट करने पे एक और जो नुकसान देखा गया है वो ये है कि जो शक्कर की मात्रा है वो कम हो जाती है क्योंकि गन्ना सूखने लगता है और सुक्रोज का कंटेंट कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारा प्रोडक्शन पाया गया है, फिर धीरे धीरे इसको साउथ में भी शिफ्ट कर दिया गया। फिर ऐसा पाया गया जो दक्षिण भारत में गन्ने का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर जो शक्कर का कंटेंट है वो उत्तर भारत से काफी ज्यादा पाया गया क्योंकि वहां पर मौसम भी ठंडा रहता था, कोऑपरेटिव्स भी ज्यादा स्ट्रांग है और जो क्रशिंग टाइम था वो ज्यादा था। इसकी वजह से यहाँ पर शक्कर का कंटेंट ज्यादा मिला। तो साउथ में हम बोलेंगे धीरे धीरे प्रोडक्शन गन्ने का बढ़ गया। आयरन और स्टील, लोहा और इस्पात एक बहुत बेसिक इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं वो है। तो कोई भी उद्योग अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आयरन एंड स्टील का बुनियादी ढांचा तो चाहिए ही। तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री है जो सभी इंडस्ट्रीज के सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। 2016 में अगर देखा जाए तो भारत का चौथा स्थान था ऑयल प्रोडक्शन में। स्पॉन्ज आयरन में भारत सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है। कंजम्पशन प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 32 किलोग्राम माना गया है। चाइना सबसे ज्यादा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर माना गया है आयरन और स्टील का। जहां पर भी डेवलपिंग इंडस्ट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहां पर आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन निश्चित तौर पे दूसरे देशों के बनस्पत ज्यादा होगा। भारत में जो सबसे अच्छा कंसंट्रेशन पाया गया है वो छोटा नागपुर बेल्ट में पाया गया है। तो यहाँ पर अच्छी ग्रेड का आयरन मिलता है। फिर आपका जो श्रमिक है वो सस्ता है और जो लागत है वो यहाँ पर कम आती है। एक जो प्रमुख समस्या इस क्षेत्र में है वो है पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई बहुत रेगुलर नहीं है, इरेटिक पावर सप्लाई की वजह से यहाँ पे इश्यूज आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उतनी सुदृढ़ नहीं है। फिर अगला आता है आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। लोहा और इस्पात के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हल्की इंडस्ट्री माना गया है, इस पे जंग नहीं लगती है तो करोजन फ्री इंडस्ट्रीज को माना गया है। एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिकल पर्पसेस में इसको काफी काम में लिया जाता है। इसको पतले पतले वायर्स में ढाला जा सकता है, इसकी शीट्स बनाई जा सकती है, तो ये मेलिएबल और डक्टाइल भी माना गया है। पर इसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा बल्की होता है और लाल रंग का होता है, तो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज होंगी वो एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल जहां खनन हो रहा है उसके नजदीक ही होंगी। भारत में 8 बहुत बड़े प्लांट्स हैं, नालको और बालको, जिसमें से 2 सबसे बड़े प्लांट हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा आपके केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। केमिकल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें
तो जीडीपी का लगभग 3% हिस्सा इससे कंट्रीब्यूट होता है। भारत का एशिया में तीसरा नंबर है इस प्रोडक्शन के क्षेत्र में, विश्व में 12वां है। इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड सबसे मेजर कंपाउंड है जिसका प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा साबुन, डिटर्जेंट, ये सब जो बनते हैं ये सब केमिकल इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। ऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो रबर, डाई, फार्मा इंडस्ट्री, ड्रग्स, ये सब केमिकल इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। फर्टिलाइजर या उर्वरक की अगर हम बात करें तो हम एनपीके फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये 3 प्रमुख इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो काम में लिए जाते हैं। हालांकि अब हम परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बल दे रहे हैं, कंपोस्ट और मैन्योर को काम में लेने की बात करते हैं। पर फिर भी भारत में अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज देखा जाए तो पोटाश हम इंपोर्ट करते हैं। नाइट्रोजन का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो हम विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। बहुत सारे पीएसयू और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। हजीरा गुजरात में एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है। फिर हम अब हाल ही में बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया की। नीम कोटेड यूरिया एक नया कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे यूरिया को डिसॉल्व करता है, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आया है। सीमेंट इंडस्ट्री सारे बिल्डिंग्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। पहली बार 1904 में चेन्नई में शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन शुरू हुआ। लोकल नीड्स के लिए ये जरूरी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 15 सालों में बहुत ट्रिमेंडस रूप से चेंज हुई है और आने वाले 10 सालों में हम मानते हैं कि और भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की बात करते थे, अब हम हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करने लगे हैं और आगे चल के हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक डेफिनेट कर्व है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। 15 सालों में इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है, आगे 15 सालों में और भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने की संभावना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आया है। बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ सॉफ्टवेयर पार्क्स और बीपीओ खोले गए हैं। अब क्योंकि हम इतने सारे उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उद्योगों से जुड़ी समस्याएं तो निश्चित तौर पे पनपेंगी। सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की या पोल्यूशन की। तो ये वायु प्रदूषण की तरह हो सकता है जिससे स्मोक निकल सकता है, धुआं निकल सकता है, टॉक्सिक गैसेस निकल सकती हैं जो कि जहरीली विषैली गैसेस हो सकती हैं। फिर आवाज इन क्षेत्रों के आसपास ज्यादा होती है। थर्मल पॉल्यूशन देखा गया है, जो गर्म पानी नदियों में आता है उससे नदियों की जो मछलियां हैं उनको नुकसान पहुंचता है। कई सारे जानवरों में और बर्थ डिफेक्ट्स पाए गए हैं। बहुत सारा एफ्लुएंट जो डिस्चार्ज नदियों में होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पाई गई है और बीओडी की समस्या बढ़ती जा रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रदूषण को किस तरीके से रोका जाए? सबसे पहले तो जो नदियों में पानी जा रहा है या नदियों में जो सीवेज जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, उसको एक लेवल पे हम प्यूरिफाई करके भेजें। रीयूज और रिसाइकिल करें। रेन वाटर को ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट मेथड्स लाएं। ट्रीटमेंट मेथड्स 3 तरीके के होते हैं। प्राइमरी जो है वो मैकेनिकल होता है जिसमें आप मिट्टी और सारी गंदगी अलग कर सकते हैं। सेकेंडरी मेथड में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से आप गंदगी को पृथक करने की कोशिश करते हैं और टर्शरी में आप वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो हम देखते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोचेस आई हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बहुत सारे तरीके आए हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग, वायु प्रदूषण के लिए जैसे आई है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों की हम बात करते हैं। आगे की कक्षाओं में हम और भी महत्वपूर्ण अध्याय आपके लिए लेके आएंगे, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।